पिंपल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। राजस्थान में पाषाण युग के मानव को धातुओं का ज्ञान धीरे धीरे होने लग गया था। भोजन बनाने के लिए पत्थरों की बनाई हुई भट्टी अथवा चूल्हे का उपयोग भी मानव ने जान लिया था। संभवतः भट्टी बनाने के काम में लिए हुए धातु मिश्रित पत्थरों से भोजन पकाते समय पिघली हुई दशा में जो धातु निकल पड़ा, उसी से उन्हें धातुओं का अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। उस धातु को ठोक पीट कर उन्होंने कुछ अच्छे औजार और हथियार तैयार किए, जिनका उपयोग उन्होंने जानवरों के शिकार के लिए किया। इस प्रयोग से उसने अनुभव किया कि पाषाणों से निर्मित औजारों की अपेक्षा धातुओं के औजार अधिक उपयोगी हैं। अतः उसने प्रधानतः धातुओं को ही अपनाना प्रारंभ कर दिया। अतः मध्य पाषाण काल के पश्चात राजस्थान में ताम्र पाषाण और ताम्र काल आरंभ होता है। राजस्थान सहित संपूर्ण उत्तर भारत में अब पाषाण का स्थान तांबे ने ले लिया और औजार और हथियार बनाने के लिए तांबे का ही उपयोग होने लगा। राजस्थान में यदि हम ताम्रयुगीन सभ्यताओं के संदर्भ में चर्चा करें तो आहाड़ है, वह इस श्रेणी में एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। यह उदयपुर नगर से लगभग 2-3 मील की दूरी पर आहाड़ कस्बा है, जिसकी संस्कृति लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। आहाड़ की संस्कृति खंडरों के ढेर में दबी पड़ी है। खंडरों का यह ढेर लगभग 1600 फुट लंबा, 550 फुट चौड़ा है। आहाड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, जिससे यहाँ तांबे के औजारों के बनने का केंद्र प्रमाणित होता है। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से पुकारा जाता था। यहाँ के स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से पुकारते हैं। इस क्षेत्र के उत्खनन से प्राचीन प्रस्तर धातु युगीन संस्कृति के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। इस स्थान के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में A.K. व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ। तत्पश्चात 1956 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल की देखरेख में यहाँ उत्खनन का कार्य आगे बढ़ा। आगे चलकर 1961 से 62 ईस्वी में पूना विश्वविद्यालय के डॉक्टर S.D. संकालिया के नेतृत्व में खुदाई का काम जारी रखा गया। अभी तक सभी उत्खनन कार्य परीक्षण की दृष्टि से ही किए गए हैं। अभी समूचे क्षेत्र की खुदाई नहीं की गई है। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से यह प्रमाणित होता है कि आहाड़ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। गिलुंड और भगवानपुरा से मिलने वाली सामग्री के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आहाड़ सभ्यता का उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में ही विस्तार हो चुका था। उत्खनन के पश्चात यहाँ की बस्तियों के कई स्तर मिले हैं। पहले स्तर में कुछ मिट्टी की दीवारें, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा पत्थर के ढेर प्राप्त हुए हैं। दूसरे स्तर की बस्ती से, जो प्रथम स्तर की ही जैसी है, कुछ कूटकर तैयार की गई दीवारें और मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिले हैं। तीसरी बस्ती में कुछ चित्रित बर्तन और उनका घरों में प्रयोग होना प्रमाणित होता है। चौथी बस्ती में स्तर में एक बर्तन से 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, जो बड़े महत्व की हैं। इस प्रकार इन स्तरों पर 4 और बस्तियों के स्तर मिलते हैं, जिनमें मकान बनाने की पद्धति, बर्तन बनाने की विधि आदि में परिवर्तन दिखाई देता है। ये सभी 8 स्तर एक दूसरे स्तर पर बनते और बिगड़ते गई। ये समूची बस्तियां आहाड़ नदी की सभ्यता कही जाती हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा की मान्यता है कि आहाड़ का जटिल और समन्वित नागरिक जीवन निसंदेह शताब्दियों के विकास का परिणाम था। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ऐसी विकसित सभ्यता का विध्वंस कैसे हो गया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार भूकंप, आहाड़ नदी का प्रवाह या बाढ़, आक्रमण आदि कोई भी नगर विध्वंस का कारण हो सकता है। निवास स्थान। आहाड़ के विशाल टीलों को देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ पहले काफ़ी बड़ा समृद्ध नगर रहा होगा। यह नगर पास में बहने वाली एक छोटी सी नदी के तट पर बसा हुआ था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों से यह पता चलता है कि प्राचीन आहाड़वासी पत्थर व धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से मकानों का निर्माण करते थे, जिनमें सामने से सफाई से चिनाई की जाती थी। यहाँ मुलायम काले पत्थरों का प्रयोग अधिक किया जाता था। ये मकान छोटे और बड़े दोनों हैं। मकानों के कमरे विशेष रूप से बड़े होते थे। यहाँ बड़े कमरों की लंबाई चौड़ाई 33 गुणा 20 फीट तक देखी गई है। कुछ कमरों की नींवें भी मिली हैं, जिनका आकार 23 फुट लंबा
15 फुट चौड़ा, 9 फुट लंबा, 9 फुट चौड़ा है। कमरों में बांस की पदड़ी बनाकर छोटे कमरों में परिणित किया जाता था। पर्दी पर चिकनी मिट्टी चढ़ाकर टिकाऊ बनाया जाता था। दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर कर दिया जाता था। दीवारों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए मिट्टी के गारे में स्फटिक गुटके तथा छिलके मिला दिए जाते थे। फर्श को भी मिट्टी से लीपा जाता था। फर्श बनाने के लिए वे लोग काली मिट्टी के साथ नदी की बजरी को भी मिला दिया करते थे। मकानों की कच्ची छतों के बीच बांस के प्रयोग की भी जानकारी मिलती है। इन छतों को लकड़ी की बल्लियों के द्वारा उठाए रखा जाता था, जो नीचे कच्चे फर्श में गाड़ दी जाती थी। मकानों से गंदा पानी निकालने के लिए नालियों की वैज्ञानिक पद्धति से भी आहड़वासी सुपरिचित थे। इसके लिए 15-20 फुट के गड्ढे खोदकर मिट्टी के पकाए गए घड़ों को एक दूसरे पर बिठाकर पानी सोखने के गड्ढे बना दिए जाते थे और उनमें गंदा पानी गिरता रहता था। कुछ मकानों में 2 या 3 चूल्हे और एक मकान में तो 6 चूल्हों की संख्या देखी गई है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आहड़ में बड़े परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था थी अथवा सार्वजनिक भोजन बनाने की भी यहाँ पर व्यवस्था की जाती थी। मृदभांड एवं बर्तन। आहड़ की खुदाई में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के विशिष्ट आकृति वाले कुछ मृदभांड भी मिले हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि आज से लगभग 3-4 हजार वर्ष पूर्व अर्थात सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में सिंधु सभ्यता का मेवाड़ में प्रवेश हुआ होगा। यद्यपि यह कहना अत्यंत कठिन है कि यह संपर्क किस दिशा से और किस साधन के द्वारा संपन्न हुआ। उत्खनन से प्राप्त सामग्री में सबसे अधिक संख्या मृदभांडों की है। यहाँ से प्राप्त लाल एवं काले रंग के बर्तनों से पता चलता है कि आहड़ लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। लाल काले धरातल वाले चमकीले पात्र अंदर से संपूर्ण काले रंग के एवं बाहर से ऊपर की ओर गर्दन तक काले और उसके नीचे संपूर्ण लाल रंग के हैं। ऐसे पात्र 3 प्रकार के हैं। प्रथम सादे, जिन पर किसी प्रकार का डिजाइन नहीं है। दूसरे, जिन पर अंदर व बाहर की ओर हल्की डिजाइनें हैं। तीसरे प्रकार के वे जो बाहर की ओर गर्दन पर सफ़ेद रंग की कई प्रकार की लाइनें व बिंदु बने हुए हैं। इन बर्तनों में दैनिक उपयोग में आने वाले बर्तन सभी आकार के मिलते हैं, जिनमें घड़े, कटोरियाँ, रकाबियाँ, प्याले, मटके, भंडार के कलश, ढक्कन आदि प्रमुख हैं। साधारणतः मिट्टी के बर्तनों को हाथ से बनाया जाता था, परंतु इनको बनाने में चाक का प्रयोग भी किया जाता था। इस संबंध में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि यह सामग्री अपनी विविधता तथा प्रचुरता के विचार से बड़े महत्व की है। आहड़ का कुम्भकार इस बात में निपुण दिखाई देता है कि बिना चित्रांकन के भी मिट्टी के बर्तन सुंदर बनाए जा सकते हैं। काटकर, छीलकर या उभारकर इन बर्तनों को आकर्षक बनाया जाता था और ऊपरी भागों पर पतली भीतर गढ़ी हुई रेखा बना दी जाती थी, जिससे भांड में एक स्वाभाविक अलंकरण उत्पन्न हो जाता है। यद्यपि खुदाई में किसी प्रकार का धान उपलब्ध नहीं हुआ है, किंतु बर्तनों पर भूसे व धान के चिन्हों से संभवतः पुरातत्ववेत्ता भविष्य में उस धान की किस्म का भी पता लगा लेंगे, जिनका उपयोग आहड़वासी करते थे। खुदाई में अनाज रखने के लिए बड़े मृदभांड भी गढ़े हुए मिले हैं, जिन्हें यहाँ की बोलचाल की भाषा में गोरे व कोट कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त बर्तनों से पता चलता है कि यहाँ बर्तन बनाने का व्यवसाय काफ़ी विकसित हो चुका था और इससे आहड़ की समृद्धि का भी पता चलता है। यहाँ से प्राप्त हुए विभिन्न प्रकार के बर्तनों से इस बात का संकेत मिलता है कि ईसापूर्व 2000 से 1000 के काल में आहड़ वासियों का ईरान से भी संबंध रहा होगा। मुद्राएं, मोहरें, उपकरण। आहड़ की खुदाई में 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। इनमें कुछ मुद्राएं स्पष्ट नहीं हैं। एक मुद्रा पर त्रिशूल खुदा हुआ है, दूसरी में अपोलो खड़ा हुआ दिखाया गया है, जिसके हाथों में तीर व पीछे तरकस है। इस मुद्रा के किनारों पर यूनानी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। यद्यपि जो कुछ लिखा हुआ है उसका अर्थ तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन लिपि के आधार पर इसका काल ईसापूर्व 2री शताब्दी आंका गया है। उत्खनन में कुछ पाषाणकालीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इनमें राम सेकास्म और स्फटिक मुख हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, आहड़वासी अपने मकानों की सुरक्षा तथा सुंदरता के लिए स्फटिक पत्थरों के टुकड़े मिट्टी के गारे में जमा देते थे। ऐसा अनुमान है कि इन्हीं पत्थरों से वे अपने आवश्यक औजार भी बनाते थे, जिनका उपयोग छीनने, छेद करने और काटने में किया जाता था। यद्यपि ये औजार लघु आकृति के हैं और इनकी आकृति भी काफ़ी बेडोल है, परंतु उनके किनारे काफ़ी धारदार दिखाई देते हैं। गीली लकड़ी, चमड़े तथा हड्डियों को छीलने में ये औजार काफ़ी उपयोगी रहे होंगे। आहड़ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ।
अंगूठियाँ, चूड़ियाँ तथा काफ़ी संख्या में ताम्रमल और कुछ ताम्र कलाकृतियों व तांबे की चादरें भी प्राप्त हुए हैं। पुरातत्ववेत्ताओं का विचार है कि उस काल में यह स्थान तांबे की वस्तुएं बनाने का एक प्रमुख केंद्र रहा होगा। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थानों पर तांबा शायद राजस्थान के इसी क्षेत्र से भेजा जाता था। संभवतः यह नगर उस काल में एक औद्योगिक नगर था और ताम्र उद्योग यहाँ का प्रमुख व्यवसाय रहा था। इसके अतिरिक्त यहाँ से 79 लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिनका उपयोग कुल्हाड़ी, चाकू और कील की तरह होता है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि आहड़ क्षेत्र में लौह संस्कृति का भी प्रवेश हो चुका था। मणियाँ एवं आभूषण। आहड़वासी कीमती पत्थरों जैसे गोमेद, स्फटिक आदि की गोल मणियाँ बनाते थे। ऐसी मणियों के साथ कांच, पक्की मिट्टी, सीप और हड्डी के गोलाकार छेद वाले अंड भी लगाए जाते थे। इनका उपयोग आभूषण बनाने तथा ताबीज़ की तरह गले में लटकाने के लिए किया जाता था। इनके ऊपर सजावट और अलंकरण का काम भी किया जाता था। इनका आकार गोल, चपटा, चतुष्कोणीय व षटकोणीय होता था। आहड़ वासियों के आभूषण अधिकांशतः पकी हुई मिट्टी के मणकों के थे, लेकिन कुछ कीमती पत्थरों के भी थे। खुदाई में 2 प्रकार के मणके व मणियाँ प्राप्त हुई हैं। प्रथम तो कीमती पत्थरों की और दूसरी पकी हुई मिट्टी की। मिट्टी के मणके कुछ तो छोटे आकार के हैं और कुछ बड़े आकार के हैं। इनके बीच में छिद्र हैं, कुछ पर रेखाओं द्वारा डिजाइन भी बनाई गई है। डॉक्टर S.D. सांकलिया की मान्यता है कि जिन मणकों पर रेखाएं अंकित हैं वे मध्य एशिया की सभ्यता के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। पत्थर के बने हुए मणके लाल, गुलाबी, हरे, नीले, काले आदि कई रंगों में पाए गए हैं। इन पर अंकित रेखाओं एवं इनको दिए गए आकार से प्रतीत होता है कि उस समय के कुशल कारीगरों ने ही उन्हें यह रूप दिया होगा। संभवतः कीमती पत्थरों के मणकों का प्रयोग यहाँ के संपन्न वर्ग के लोग आभूषणों के रूप में करते थे तथा मिट्टी के मणकों का उपयोग अन्य मध्यम व निम्न वर्ग के लोग करते थे। बड़े आकार वाले मिट्टी के मणकों को जानवरों के गले में पहनाया जाता था। कीमती पत्थरों व मिट्टी के अतिरिक्त इनके आभूषण सीप, मूंगा, बीज आदि के भी होते थे। ये लोग सींग वाले पशु, कुत्ते, मेंढा, हाथी, गेंडा तथा मानव आकृति वाले मिट्टी के खिलौने बनाते थे। मानव आकृतियों में नाक अत्यधिक नुकीली बनाई जाती थी। कृषि, व्यवसाय एवं रहन सहन। आहड़ सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे। यहाँ से मिलने वाले बड़े बड़े भांड तथा अन्न पीसने के पत्थर से यह प्रमाणित होता है कि ये लोग अन्न का उत्पादन करते थे। एक बड़े कमरे में बड़ी बड़ी भट्टियाँ मिली हैं, जिससे पता चलता है कि यह सामूहिक भोज और दावतें भी हुआ करती थी। इस भाग में वर्षा के अधिक होने तथा नदी पास में होने से सिंचाई की पर्याप्त सुविधा यह प्रमाणित करती है कि यहाँ अन्न प्रभुत मात्रा में पैदा रहा होगा। खुदाई में यहाँ के कपड़ों आदि पर छपाई करने के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ रंगाई और छपाई का व्यवसाय भी विकसित हो चुका था। शरीर से मैल छुड़ाने के झाबे से पता चलता है कि आहड़वासी अपनी शारीरिक सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। खुदाई में तौल के बाट व माप भी मिले हैं, जिससे यहाँ व्यापार वाणिज्य होने का भी पता चलता है। आहड़ के ऐतिहासिक काल के अन्य उपकरणों में चमड़े के टुकड़े, मिट्टी के पूजा के पात्र, चूड़ियाँ आदि का भी महत्वपूर्ण स्थान था। पूजा के पात्र तो विभिन्न आकार प्रकार के प्राप्त हुए हैं। यह सामग्री उस काल के लोगों के रहन सहन, आचार विचार पर पर्याप्त प्रकाश डालती है। इनके मृतक संस्कार के संबंध में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु ऊपरी सतह पर मिले मनुष्य के अस्थि पंजर से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे शव को गाड़ते थे। मृतकों के शव का मस्तक उत्तर और पांव दक्षिण की ओर रखे जाते थे और उसके साथ उसके पहनने के आभूषण भी गाड़ दिए जाते थे। खनन से प्राप्त सामग्री के अलावा यहाँ की खंदकें, जहाँ से ये सामग्री प्राप्त हुई है, देखने लायक है। इनमें खंदक संख्या 6 को देखने से पता चलता है कि ये लोग अपने घरों का गंदा पानी निकालने के लिए चक्रकूप का प्रयोग करते थे। अन्य खंदकों में चूल्हे, आटा या मसाला पीसने के गाड़ीदार पत्थर आदि भी उल्लेखनीय हैं। एक स्थान पर एक ही पंक्ति में 7 चूल्हे मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि इस घर पर बहुत बड़ा परिवार रहा होगा, जहां इतने व्यक्तियों के लिए खाना बनता था। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि संभवतः यहाँ सार्वजनिक भोजन बनाने की व्यवस्था रही होगी। यहाँ तांबा गलाने की भट्टियाँ भी मिली हैं, जिनका आकार अर्धगोलाकार है। आहड़ के समीपवर्ती क्षेत्र गिलुंड नामक स्थान पर भी की गई खुदाई से आहड़ सभ्यता के प्रसार की जानकारी मिलती है। गिलुंड की खुदाई से भी काले व लाल रंग के बर्तन मिले हैं तथा चूने के प्लास्टर व कच्ची दीवारों के प्रयोग की भी जानकारी मिलती है। आहड़ से मिलते जुलते
लाल काली धरातल में चित्रित मृद्भांड सौराष्ट्र में रोजड़ी नामक स्थान मिले हैं, परंतु वहाँ उनकी संख्या बहुत कम है। इस सभ्यता का केंद्र आहाड़ ही था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभ्यता आहाड़ से उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ी थी। अभी यह कहना संभव नहीं है कि आहाड़ में इस संस्कृति का उद्गम एवं विकास कैसे हुआ। इस संबंध में विशेष अनुसंधान की आवश्यकता है। संभवतः भविष्य में होने वाली खोज और अनुसंधान इस सभ्यता पर अधिक रोशनी डाल सकते हैं। श्री रतन चंद्र अग्रवाल के शब्दों में आहाड़ इस युग की ताम्रपाषाण संस्कृति विशेष का प्रमुख केंद्र था और नदियों के किनारे किनारे इस सभ्यता का प्रसार समूचे भेड़ज, बनास, संबल के कांठे में हो गया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहाड़ सभ्यता का समृद्धि काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना है।